आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, अखिलेश पर चल रहे एकाग्र की अंतिम अवस्था की ओर रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे इस एकाग्र की वर्तमान परिस्थिति में विराम की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अखिलेश पर एकाग्र की यह 15वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ चर्चित कथाकार मनोज कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। वे अखिलेश की कहानियों के प्रशंसक रहे हैं, साथ ही उनके कथेतर गद्य को भी वे गहरे सुनना दूसरे कथाकार के ऊपर महत्वपूर्ण होगा। परवर्ती पीढ़ी के कथाकार मनोज कुमार पांडे पूर्ववर्ती पीढ़ी के कथाकार संस्मरणकार अखिलेश की कहानियों को लेकर क्या सोचते हैं, आज हम इसे सुनते हैं और इस बहाने अखिलेश की कहानियों के अंडर करेंट्स में किस तरह के वे किस तरह से सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपने तई कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को खिलंदड़े अंदाज में उठाते हैं। इन सब पर आज मनोज कुमार पांडे अपनी बात रखेंगे। किस तरह से ट्रेजिक कॉमेडी का जो अपना एक अंदाज है अखिलेश का, उस पर बात होगी। तो आइए हम लोग सीधे मनोज कुमार पांडे जी की ओर चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस विषय पर अपनी बात रखें। नमस्कार। बहुत स्वागत मनोज। और अर्पण जी के प्रति बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मेरे प्रिय कहानीकार पर बातचीत करने का मौका दिया है। अखिलेश मेरे बहुत ही प्रिय कथाकार हैं, पर संयोग से उनकी जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी वह कहानियों की किताब नहीं थी। वह एक अद्भुत संस्मरण पुस्तक थी जिस मेरा दागिस्तान की तरह उसमें दुनिया भर की तमाम बातें समाई थी। उसमें बचपन पर, धर्म और समाज पर, राजनीति पर, कस्बों की बनावट पर, स्मृतियों पर, रचना प्रक्रिया पर और न जाने किन किन चीज़ों पर बेहतरीन टिप्पणी थी। उसके बाद उनकी शापग्रस्त की कहानियाँ पढ़ी, सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। इसके बाद मुक्ति, फिर अंधेरा मुझे निराश नहीं किया। उनकी रचनात्मकता नए नए सिरे से प्रकट होती रही। पर जाहिर है कि मुझे यह भी बताना होगा कि जब मैं उनकी कहानियों को बेहतरीन कह रहा हूं तो इससे मेरा क्या आशय है या कि क्यों प्रिय है मुझे अखिलेश की कहानियां। पहली बात तो यही है कि अखिलेश की कहानियां बातूनी कहानियां हैं। गजब का बतरस है उनमें। वे अपने पाठकों से जमकर बातें करती हैं। उसके अपने सबसे प्यारे दोस्त की तरह गलबहियां लेकर वे आपको आगे और आगे ले जाती हैं और उनमें उस हर तरह की बात होती है जो दोस्तों के बीच में घट सकती है। कोई चाहे तो इसे कहानीपन भी कह सकता है। यही वजह है कि बेहद गंभीर विषयों पर लिखती की गंभीरता का लबादा कभी नहीं उड़ती हैं, पर एक मुस्कान सी ओठों पर आने को होती है, क्योंकि उनके यहाँ
कोई बौद्धिक आतंक, सूचना का घटाटोप या किसी और तरह का बेमतलब का जंजाल चक्कर नहीं काटता कि पाठक कहीं और ही फंस कर रह जाए। इन कहानियों की एक और खूबी यह भी है कि यह कहानियां पाठकों से ही नहीं बात करती, बल्कि खुद उनके भीतर भी कई तरह के समानांतर संवाद चलते रहते हैं। वे खुद भी अपने चरित्रों से बतियाते चलते हैं और उनके भीतर चल रही उठापटक को अपने अखिलेशियन अंदाज में सामने लाते रहते हैं। क्या है ये अखिलेशियन अंदाज? उसकी पहली पहचान यह है कि वह बिना मतलब गंभीरता का कोई ढोंग नहीं करते, बल्कि उनकी कहानियां भी अपने पाठकों को थोपी हुई गंभीरता से दूर ले जाने वाली कहानियां हैं। उनकी कहानियों का गद्य मासूमियत वाले अर्थों में हंसमुख नहीं है, बल्कि चुहल भरा, शरारती, पश्चात ही बेधने वाला गद्य है। को मिलता है इस नित नई होती भाषा में जब जब उनके गतिशील चरित्र प्रकट होते हैं, जो बाहर की दुनिया में तो गतिशील होते ही हैं, उनके भीतर भी अनेक रासायनिक अंतरक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। यही वजह है कि उनकी कहानियों में सारे बदलाव वर्णन या कथाकार के नरेशन में नहीं प्रकट होकर चरित्र प्रकट होते हैं। हार जीत या टूटने या समृद्ध होते जाने की प्रचलित आसानियों से अलग कहानियों की दुनिया सामने आती है, जिनमें अवध का ही नहीं समूचे हिंदी प्रदेश का लोकवृत्ति भी है, परंपरा भी है, उसका प्रत्याख्यान भी है, संघर्ष और उत्पीड़न की जातीय स्मृतियां हैं, भीतर बाहर की बहुत सारी बहुरंगी मायावी सत्ताएं हैं और उनसे परत दर परत आमना सामना है। उनकी कहानियों में कुछ भी एक रैखिक या आसान नहीं है, पर जादू यह है कि ये कहानियां पाठकों को अपने साथ लेकर चलने वाली भी हैं, देर और दूर तक। अखिलेश की कहानियों की बात करें तो हम पाते हैं कि वे अपने संरचना और विषय वस्तु दोनों ही स्तरों पर मानीखेज और कई कई स्तरों और परतों में अर्थ देने वाली कहानियां हैं। पहले पाठ के समय उनकी ज्यादातर कहानियां गहरे अर्थों में राजनीतिक कहानियां लगती हैं, जो कि वे हैं भी। अपनी इस भूमिका में उनकी कहानियां सत्ता संरचना और उसके तमाम मनुष्यता विरोधी चेहरों को हमारे सामने ले आती हैं। जाहिर है कि ऐसा करते हुए वह सिर्फ राजनीतिक सत्ता के सतही स्तर पर ही नहीं रुक जाते, बल्कि सभी वर्चस्वशाली सत्ताओं के विरुद्ध खड़े होते हैं। जाति, वर्ग, पितृसत्ता, वर्ण, धर्म सहित सभी तरह की सत्ताएं जो उनकी कहानियों का विषय बनती हैं, और वे इन असुविधाजनक माने जाने वाले घेरों में घुसकर सौंदर्य रचते हैं। इन कहानियों में बदलाव का सपना देखने वाले कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि कहानी के भीतर से ही प्रकट होते हैं। उनके यहाँ प्रतिरोध अकस्मात या अचानक ही नहीं प्रकट होता, बल्कि धीरे धीरे सिजता रहता है। तमाम डरों के बीच चुप्पे प्रतिरोधों का भी अपना इतिहास होता है। उसकी स्मृतियां होती हैं जो मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो प्रकट होकर विकट हो जाती हैं। जाहिर है कि श्रृंखला, अंधेरा, यक्षगान, ग्रहण, ऊसर या बायोडाटा जैसी कहानियां ही राजनीतिक कहानियां नहीं हैं, बल्कि चिट्ठी, शापग्रस्त, वजूद, जलडमरू मध्य, बड़ी अम्मा, मुक्ति या हाकिम कथा जैसी अनेक कहानियां भी उन्हीं अर्थों में राजनीतिक हैं जिन अर्थों में ऊपर की कहानियां हैं। हमारे समय की राजनीति के बहुरूपिया चेहरे को सामने लाती हैं, पर राजनीतिक कहानियां लिखते हुए अखिलेश अपनी पक्षधरता का कोई शोर नहीं मचाते। इसके बरक्स अखिलेश भीतर धंसते हैं, अपने समय में, अपने चरित्रों में, उनकी स्मृतियों में, उनके घात प्रतिघात में, घात और कई बार तो उसको रचने वाली हिंसक सत्ता तमाम ही या ग्रहण जैसी कहानियां मुमकिन हो पाती हैं, जिन्हें लिखते हुए अखिलेश जैसे अपने पूरे समय को उसके भूत और भविष्य सहित अपनी रचनाशीलता के घेरे में समेट लेते हैं। कहती हैं तो दूसरी तरफ प्रतिरोध के भी नए नए रास्ते खोजती हैं। यक्षगान की सरोज से ज्यादा उत्पीड़ित कौन होगा, पर वह भी अपना प्रतिरोध दर्ज ही करती है, उस शैली और रूप में नहीं जैसी कि पिछली अनेक राजनीतिक कहानियों में होता है, जहां कोई चरित्र अचानक हथियार और पूरब या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, जहां भी सूर्य होता है वह निकल आता है। यक्षगान में यह प्रतिरोध सबसे पहले लेखक से ही दर्ज होता है। जन सामान्य का अपने बुद्धिजीवी से प्रतिरोध, जिसकी तरफ से वह आंखें उठाकर बार बार देखता है और हताश होता है कि कैसे लेखक विचारक हैं आप, बार बार जनता की बात करते हैं और जनता का आपको पता ही नहीं। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। इसलिए हो पाता है क्योंकि अखिलेश अपने चरित्रों का पीछा करते हैं।
हाथ पकड़कर उनके साथ साथ चलते हैं, उनके आगे दौड़ते हैं, हर तरह से धंस जाते हैं अपने चरित्रों के भीतर, पर उनका लेखक एक दूरी भी बनाए रखता है। उनकी स्वाभाविकता को नष्ट किए बिना उनकी स्मृतियों में, उनकी रोजमर्रा में, उनके सुख दुख में, तभी वे किसी प्यार करते हुए युवा के भीतर के बिजली के तारों की लड़ने की सनसनाहट देख पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसी दुखिया की चमड़ी के भीतर के वे निशान भी देख लेते हैं जो खुली आंखों से देख पाना अच्छे अच्छे दीदावरों के लिए भी मुमकिन नहीं होता। सुखद है कि अखिलेश की कहानियां ऐसा किसी भविष्य से दृष्टा होने या किसी तीसरी आंख का शोर मचाए बिना करती हैं। सत्ता का घातक तंत्र अखिलेश की कहानियों में सदा से ही मुद्दा बनता रहा है। नेता को ही लक्ष्य कर रहा होता है। उसी किताब से बात करें तो उसमें श्रृंखला को लेकर के जो उनकी आखिरी कहानी है, आज तक चिट्ठी से श्रृंखला तक या उसके पहले भी उनकी कहानियां कभी भी अपने राजनीतिक नेतार्थों को नहीं खोती हैं। श्रृंखला में तो वह सीधे सीधे सत्ता को डिकोड करने की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर यह भी चिन्हित किया जाना चाहिए कि यथार्थ के अन्वेषण का उनका अपना तरीका है। राजनीतिक कहानियों के प्रचलित लोकप्रिय फार्मूले से नितांत अलग वह अपने लिए खासे देसी शिल्प और कहन की खोज करते हैं। उनके शिल्प में एक उलटबांसी है जो उन्हें कबीर की परंपरा से जोड़ती है। तभी तो चीजों के संक्षिप्तीकरण के इस समय में वह उन्हें उनके पूरे नाम से पुकारने की बात कर पाते हैं। सूचना क्रांति और सब कुछ सूचनाओं तक सिमट जाने के इस युग में वह ज्ञान का सवाल उठाते हैं और इस तरह बहुत सारी नकली पर घातक और फरेबी सत्ता संरचनाओं को तार तार करते हैं। और यह काम भी उनके ही कथाकार के बूते का है कि इसके लिए वह किसी भांडाफोड़ शैली का सहारा नहीं लेते। तभी घूसखोरी और कमाऊ को उसी पर जमे रहने के इस युग में उनका शापग्रस्त का नायक सायास तरीके से सस्पेंड होने की तरफ बढ़ता है। वजूद का नायक इस दारुण समय में सुखी होने की सबसे जरूरी शर्त मनचाहे पैसे को लात मारता है और उसका ये लात मुखिया को जा लगता है। यहीं पर अखिलेश की कहानियों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात रेखांकित की जा सकती है कि तब क्या होता है जब वह अपने समय के कुछ जरूरी और बहस तलब सवालों को उठाते हैं। वजूद की ही बात करें तो वह पेटेंट जैसे मसले को भी उठाती है इस रूप में कि जब बाजारवाद नहीं था तब इस सवाल की क्या स्थिति थी कि जो राम बदल किसी वैद्य के लिए जड़ियां बूटियां खोज कर लाता है उनसे वह खुद अपना या अपने परिवार वालों का इलाज नहीं करा सकता। वैद्य जी को यह मनमाना पेटेंट हमारी सामाजिक व्यवस्था ने दिया था, पर इतने बड़े सवाल को अपनी कहानी में रचते हुए वह सहज ही बने रहते हैं। वह अपनी किस्सागो की ताकत पर भरोसा नहीं खोते। किसी बड़े लेखक की पहचान आखिर कैसे की जा सकती है? क्या यह मानक ठीक है कि उसकी रचनाओं में उसके समय को पढ़ा जा सकता है या नहीं? इस लिहाज से भी अखिलेश की कहानियों का पाठ किया जा सकता है। अखिलेश की कहानियों में देखें तो आपातकाल के बाद का समय उसमें बहुत आसानी से लक्षित किया जा सकता है। खास कर उनके जो पहला कहानी संग्रह, दूसरा कहानी संग्रह है मुक्ति में, जब विकल्प सत्ता से भी बड़ा प्रहसन सिद्ध हुआ था और इसी प्रहसन ने सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता को पैर पसारने की जगह दी थी। अखिलेश की उन कहानियों में मध्यवर्ग की एक गहरी रचनात्मक आलोचना दिखती है, बल्कि कई बार तो उनका ये चरित्र चित्रण उस समय की कहानियों में देखें तो अतिरेकी स्थितियों की तरफ बढ़ता था। लेकिन जब 90 के बाद इस देश और दुनिया में जो परिवर्तन हुए, उसके बाद वो सारी की सारी कहानियां नए सिरे से समझ में आने लगी। बाजारवाद मध्य वर्ग के पारिवारिक जीवन का क्या हाल करने वाला है, यह अखिलेश ने एकदम शुरुआती समय में ही देख लिया था और इसे अपनी कहानियों में भी ला रहे थे। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मध्यवर्गीय विडंबना और बदलाव की हिंदी की दो बेहतरीन कहानियां शापग्रस्त और जलडमरू मध्य अखिलेश की कलम से निकली हैं। शापग्रस्त का नायक या प्रतिनायक प्रमोद वर्मा अपने भीतर के घनघोर आत्मसंघर्ष में भी मुक्तिबोध की क्लासिक कविताओं के नजदीक जा खड़ा होता है, तो जलडमरू मध्य उत्तर उदारीकरण वाले युग की दिशाहीनता और सब कुछ अर्थ वाले समय का दहलाने वाला वृत्तांत है, जहां हर तरफ के रिश्ते, नाते, उम्र, भावनाएं और सभी कुछ का संबंध स्वार्थ की कसौटी पर चढ़ा दिए गए हैं। अखिलेश की कहानियां पढ़ते हुए हम पाते हैं कि भारतीय समाज का 90 के बाद जो स्वरूप बदला है, जो उसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, अखिलेश की कहानियां उनका एक विश्वसनीय साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं।
उनके तीसरे कहानी संग्रह शापग्रस्त से गुजरे तो उसकी अनेक कहानियों में एक तरफ तो मध्य वर्ग की लिप्सा या स्वार्थपरता के सच्चे दृश्य हैं, एक हद तक ये कहानियां मध्य वर्ग से नाउम्मीदी की कहानियां हैं, पर एक हद तक ही। बाकी जब तक शापग्रस्त के प्रमोद वर्मा का भीषण आत्मसंघर्ष है, तब तक मध्य वर्ग से पूरी तरह से नाउम्मीद भी कैसे हुआ जा सकता है। पर इस आत्मसंघर्ष की सीमाएं हैं जो अखिलेश को अंधेरा या उसके बाद की कहानियों की तरफ ले जाती हैं, जहां अन्याय है तो उसके बरस रचा जाने वाला प्रतिरोध भी। इसीलिए अखिलेश की कहानियों में कलात्मक न्याय जैसी चीजें ना के बराबर मिलती हैं। उनका प्रतिरोध एक तरफ तो उत्पीड़न और प्रतिरोध की जातीय स्मृतियों से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्मृति में भी उसकी एक सघन जमीन मिलती है। इसीलिए उनकी कहानियां अपने चरित्रों के व्यक्तित्व की गरिमा का हनन किए बिना सामूहिकता की कसौटी पर भी खड़ी मिलती हैं। तभी वजूद का नायक को ठुकराता हुआ अपनी स्मृतियों के साथ न्याय करने का फैसला कर पाता है। और भी कई वजहें जो इन कहानियों को खास बनाती हैं, जैसे युवाओं की एक भरी पूरी दुनिया है उनकी कहानियों में। उनकी ऐसी कहानियां ढूंढने पर भी नहीं मिलती जिसमें युवा चरित्रों की सशक्त उपस्थिति न हो। यह भी देखना सुखद है कि वे युवा किसी खास सांचे में ढले हुए नहीं मिलते। वे बाजारवाद के शिकार के रूप में भी हैं, तो उससे राजनीति में घुसने को बेताब है। मात साले को उनकी कहानियों के अनेक चरित्र हाशिए की अस्मिताओं से आते रहते हैं। इस लिहाज से उनके चौथे कहानी संग्रह अंधेरा की सभी कहानियों को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जहां दलित, मुसलमान या स्त्रियां उनकी कहानियों में केंद्रीय जगह पाती हैं। जाहिर है कि ये कहानियां समूची हिंदी कहानी को एक लोकतांत्रिक विस्तार देने वाली कहानियां हैं। सिर्फ चरित्रों की उपस्थिति के ही नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा की वजह से भी, बल्कि कहानियों में पाठकों और चरित्रों के एक अवकाश की वजह से भी, सत्ता और सत्ता के रहस्य को तार तार करने के लिहाज से भी, जैसा कि श्रृंखला का नायक ही नहीं करता, चिट्ठी का वह चरित्र भी करता है, जो ऐसे ही हवा में किसी अदृश्य दुश्मन को सूंघता है और कहता है कि मार साले को, बार बार कहता है। मनुष्यता के आदिम इतिहास तक अंधेरा की रुलाई या वजूद की सम्मोहक खुशबू कोई आज की नहीं है, न ही मनुष्यता के श्रम का इतिहास नया है। वह वहीं से अनेक ताजे टटके बिंबों की रचना करते हैं। उनकी कहानियां अपनी संरचना में जटिल होने के बावजूद भी इसीलिए इतनी अपनी ओर आसान लगती हैं कि वह मनुष्यता के समूचे इतिहास से अपनी रसद लेती हैं। इस इतिहास के है डरवश, मक्कारीवश या फिर ऐसे ही अपने आनंद के लिए। पर उनकी ताकत यह है कि वह लोक के प्राचीन मिथकों को ही नहीं, मनुष्य और पानी का आदिम स्पर्श पहचानते हैं। इसीलिए वह उन्हें अपने चरित्रों के भीतर देख पाते हैं, रच पाते हैं। कई बार वह यथार्थ भी वो रच लेते हैं जो घटित होने वाला है। वे भावी यथार्थ को रचने वाले कथाकार हैं। यूं तो उनकी संपूर्ण कहानियां प्रकाशित होकर आ चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी कहानियों के लिए कलम रख दी हो। पर उनकी कहानियों के एक प्रेमी पाठक के रूप में मुझे उम्मीद है कि वे अपनी कहानियों की तरफ फिर लौटेंगे और हम भविष्य में उनकी नई नई कहानियां भी पढ़ सकेंगे। तो आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जनसुलभ पुस्तकालय के प्रति बहुत बहुत आभार। जी शुक्रिया जी। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपने की ओर चर्चा की, बहुत ही सुंदर है और निश्चय ही एक अभी यथार्थ
कहानियां हैं मनोज कुमार पांडे की, और बस हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, बल्कि हम कहीं न कहीं उनसे सहमत भी होते हैं। साथियों, इस अवसर पर हमने उनके कहानी संग्रहों और कुछ संचयनों को लेकर, उनके कवर पृष्ठ को लेकर एक वीडियो फाइल बनाई है। वे कुछ चित्र यहाँ पर रखता हूँ, कवर डिजाइन है, और उसके बाद आगे की बातचीत को मुझे 1 मिनट का समय दें, और फिर मैं उसको लाता हूँ आपके समक्ष। कई बार मोबाइल में कुछ चीजें और यहाँ भी समझिए कि एयरटेल का जो कनेक्शन है वो उस तरह से विधिवत काम नहीं कर पा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समस्या आ रही है, लेकिन हाँ देखिए आ गई। यह मित्रों अखिलेश का पहला कहानी संग्रह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आदमी नहीं टूटता। इस नाम से अखिलेश जी का यह पहला कहानी संग्रह आया, आदमी नहीं टूटता। आगे बढ़ते हैं। यह मुक्ति है जी, यह मुक्ति आप देख रहे हैं, तो इसे भी देखते चले जी। यह मुक्ति कहानी संग्रह अखिलेश जी का दूसरा कहानी संग्रह, और यह उनका तीसरा कहानी संग्रह स्क्रीन पर, शापग्रस्त। कई मंचन हुए आप जान रहे हैं, और यह अंधेरा नाम से उनका कहानी संग्रह, और यह आप देख रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां राजकमल प्रकाशन की ओर से ही। इसमें अखिलेश की प्रतिनिधि कहानियों का चयन है और संपादकीय मनोज कुमार पांडे जी ने लिखा है, जिन्हें अभी आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। यह 10 प्रतिनिधि कहानियां नाम से एक और दूसरा संचयन अखिलेश की कहानियों का। यह मेरी प्रिय कहानियां, इसमें लेखक जो है अपनी पसंद की कहानियों को चयनित करता है। इसमें कई महत्वपूर्ण क्या है, यह राजपाल एंड सन्स की ओर से श्रृंखला योजना है। मेरी प्रिय का मृदुला गर्ग, नासरा शर्मा, असगर वजाहत और कई महत्वपूर्ण मंजुल भगत भी इसमें है। और यह राजकमल प्रकाशन की ओर से ही संपूर्ण कहानियां, जिसकी चर्चा अभी अखिलेश जी भी कर रहे थे, और यह अलग अलग भाषाओं में जो उनकी कहानियों के अनुवाद हुए, उसके संचयन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह उड़िया भाषा में संकलित उनकी पुस्तक, और यह मलयालम में, और यह पंजाबी में चित्र प्राप्त हुए, उसे हमने यहां पर रखा। संपूर्ण कहानियां नाम से जो यह संग्रह आया, इसके बारे में अखिलेश बतलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं आगे कहानियां नहीं लिखूंगा, मगर जितनी हो गई हैं उसको एक पुस्तक के रूप में
ले आया जाए। हाँ, यह बात भी कहीं न कहीं सच है कि इन दिनों लेखक का फोकस उपन्यास लेखन पर है, मगर फिर भी कोई रचना कब बन जाए इसे लेखक भी नहीं जानता। कब वह उसका समय मांगने लगे यह उसे भी अंदाज नहीं होता। फिलहाल यह 31 कहानियां अखिलेश की संकलित है। जाहिर है कि कुछ अन्य जगहों पर प्रकाश में से कुछ हिस्से इस संचयन की भूमिका में से मैं पढ़ता हूं। उस भूमिका का नाम दिया गया व्यक्तिगत में से मैं अखिलेश को कोट करता हूं, उन्हीं का लिखा हुआ। लेखन की दुनिया में कहानी मेरा पहला प्यार रहा है। 16 साल की उम्र में ही मैं इसके प्यार में पड़ गया था। इसके लिए दीवानगी इतनी बेपनाह थी उम्र का होगा तो उसमें थोड़ी अपरिपक्वता रहेगी ही। मेरी उस दौर की कहानियां जो प्रारंभिक कहानियां हैं उनमें भी एक अपरिपक्वता देखी जा सकती है। बाद में जब लेखक के रूप में कमोबेश प्रतिष्ठा मिल गई तो प्रायः मैं अपने प्यार के उन कच्चे किस्सों को छिपाने का जतन करता रहा। सहूलियत भी थी। लेकिन इसमें दिक्कत तब पैदा हुई जब शोध करने वाले छात्रों ने कहा कि उनका नया संस्करण मुमकिन किया। वे कहानियां बाद की अन्य कहानियों के साथ यहां मिलेंगी, एक एल्बम की तरह जिसमें बचपन मौजूद रहती हैं। मैंने कहानियों के अंत में उनका प्रकाशन वर्ष भी देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ का प्रकाशन वर्ष प्राप्त नहीं हो सका, याद भी नहीं आ रहा, किंतु उन्हें उनके लिखे जाने छपने के क्रम के मुताबिक रखा गया है। हाँ, यह अवश्य है कि इस मामले में पहिया जरा उल्टा घुमा है। कहानियां आदि से अंत के रिवाज से नहीं, सबसे बाद की कहानी से पहली कहानी के क्रम में दी गई है। इसके पीछे मंशा यह है कि इनसे की यात्रा हो, आज से लेकर प्रस्थान तक का जायजा लिया जा सके। खैर, बात इश्क की चल रही थी तो उस विधा में लिखूं, किसी भी मंच पर रहूं, कहानी से धोखा नहीं कर सकता। वह हमेशा मुझसे वाबस्ता रहती है। मेरा यह इश्क इनका रचनाकार होने की वजह से जो बेइंतहा लगाव, लोकप्रियता, दुलार, सम्मान और गांधीर्य पाठकों, लेखकों
आलोचकों द्वारा मुझसे मिला, तो हमने यहां पर रखा और इसीलिए मैं यह मान कर चलता हूं कि ठीक है, एक जिल्द में हमें इतनी सारी कहानियां पढ़ने को मिल जाती हैं एक जगह पर। यह शोधार्थियों के लिए, आलोचकों के लिए, लेखकों के लिए, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि कहानियां लेखक की ओर से आगे नहीं लिखी जाएंगी। उपन्यास निश्चय ही ज्यादा समय मांगता है, दूसरी विधाओं की ओर संभवतः कम जाता होगा, मगर जब किसी कहानी को आना होगा तो वह अखिलेश को निश्चय ही पकड़ लेगी और उंगलियों में रखी उनकी कलम को। जिस पहले कहानी संग्रह की हम लोग बात कर रहे थे और जिसका कवर भी आपने अभी देखा स्क्रीन पर, वह वर्ष 1977 में प्रकाशित हुआ। वह कहानी प्रकाशित हुई आदमी नहीं टूटता। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है और इस संग्रह में भी मैं देखता हूं कि निश्चय ही सूचनाएं लेखक, शोधार्थी, पाठक, आलोचक लाभ बात यहां पर आज मनोज कुमार पांडे जी ने की, अच्छा लगा। और चलते चलते जो मेरी प्रिय कहानियां श्रृंखला में अखिलेश की कहानियां हैं संकलित, तो क्यों नहीं उसका भी एक छोटा सा अंश यहां पर हम पढ़ते चलें। और इससे यह होता है कि लेखक की जो अपनी दृष्टि है, लेखक कहानियों को लेकर क्या सोचता है, और किसको संकलन में रखना चाहता है, किसको नहीं, किसको कमजोर मानता है, किसको मजबूत मानता है, ये सब चीजें भी हम जान पाते हैं। तो यह जो इसमें से भी एक दो अंश मैं पढ़ता हूं और फिर हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। एक छोटा सा अंश पढ़ता हूं और एक उससे पहले यह बतला दूं कि राजपाल एंड सन्स की यह श्रृंखला अखिलेश को बहुत पसंद थी। वे शुरुआत के दिनों से ही, पठन पाठन के आरंभिक दिनों से ही इस श्रृंखला में आई पुस्तकों को खरीद रहे थे और उन कहानियों को, उन लेखकों को पढ़ रहे थे। बाद में वे स्वयं इस श्रृंखला में लाए गए, यह उन्हें एक संतोष देने जैसा घटनाक्रम हुआ। तो वे इसके बारे में क्या लिखते हैं इस भूमिका में, इसको सुन लेते हैं। अखिलेश लिखते हैं, किसी कथाकार के लिए उसकी कौन सी ले, अब आप जीवन में ही ले लें। एक इंसान से उसके सारे दोस्त मिलकर सवाल करें कि वह चुनकर बताए कि वह उनमें से किसे या किन्हें, तो वह भला क्या जवाब दे सकता है। माता पिता के सम्मुख भी आ जाती है जब अपने बच्चों में चुनना हो कि कौन ज्यादा प्रिय है। बेचारे बच्चे भी उक्त यक्ष प्रश्न से बच नहीं पाते। कभी न कभी मम्मी पापा पूछते ही हैं कि बताओ तुम मम्मी को अधिक चाहते हो या कि पापा को। बच्चा प्रायः रणनीतिक उत्तर देता है, दोनों।
पर कहानीकार कैसे कहे कि उसे अपनी सारी कहानियां प्रिय हैं। बेशक यह उसकी आत्ममुग्धता में शुमार किया जाएगा और असत्य वाचन भी होगा। निश्चय ही एक किस्सा गो अपने रचने की प्रक्रिया में सृजन की पीड़ा और कभी उम्मीद से ज्यादा और कभी उम्मीद से कम नतीजे सामने आते हैं, और कभी तो ऐसी बकवास कहानी लिखी जाती है कि उसे बर्बाद कर देने का मालूम हो जाएगा। ऐसे किस्से काव्य नेताओं द्वारा ही दिए गए, मगर किसी लेखक को अपनी उस बहिष्कृत रचना से भी प्यार हो सकता है। ठीक उसी तरह या उपन्यास से अपेक्षित प्रेम न करता हो। देखने में यह भी आया है कि कभी कभी सर्जक अपनी ही कृति से बाद में चिढ़ने लगता है, क्योंकि उस सर्जक की अन्य रचनाओं की तरफ लोगों का ध्यान विफल संतान को सफल संतान से ज्यादा, एक हिस्सा और पढ़ लेता हूं, प्यार करने लगते हैं। एक स्थिति यह भी है कि कई बार अपनी मशहूर कृति को लेकर लेखक के मन में आश्वस्ति का भाव आ जाता है, वह उसको लेकर बेफिक्र हो जाता है। यह बेफिक्र होना कई बार इस तरह जैसे वह उसे विशेष प्यार नहीं करता, परंतु यह पूरा सच नहीं है। मौका आने पर प्रेम प्रकट हो उठता है, खास और कृति पर अनावश्यक प्रहार होने लगते हैं या अनर्गल व्याख्याएं सामने आती हैं। कहने का कि अपनी कौन कौन सी कहानियां बतौर कथाकार मुझे प्रिय हैं, उन्हें चुनना पहले बेहद सरल और चुटकी बजाते संपन्न कर देने वाला काम लगा था, किंतु अब महसूस कर रहा हूं कि यह काफी जटिल तथा मशक्कत वाला काम है। जब ने कुछ लेखकीय गुण दोष मेरे सामने उजागर होने लगे, जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और इस तरह से वे कई चीजें बतलाते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है कि हम किसी कृति की भूमिका में सीधे लेखक के नजरिए से दो चार होते हैं, उससे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन कहानियों को लेकर हमें प्राप्त होता है, कहानियों के चयन को लेकर या को लेकर। ऐसे में हमारे भीतर कई प्रश्न उमड़ रहे होते हैं, क्योंकि पाठक पुस्तक तो पढ़ ही रहा होता है, पुस्तक भी पाठक को पढ़ रही होती है। तो यह जो अंतर क्रिया है, इसमें जो तो ऐसे में उस संवाद में इस तरह की टिप्पणियां काम आती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। एक छोटा सा हिस्सा और पढ़कर मैं आज की इस कड़ी को विराम दूंगा। पढ़ लेता हूं।
अखिलेश आगे लिखते हैं, अच्छी बुरी जो भी हो, मेरी मूल प्रवृत्ति है कि मुझ में कोई भाव अंतिम छोर तक नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, न बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, न विरक्ति, न बहुत ज्यादा उत्साहित होता हूं, न हताश, न अंतर्मुखी हूं, न बहिर्मुखी, न परिश्रम। आप सच ही कहेंगे कि मैं एक मध्य मार्गी हूं, लेकिन साहित्य पर इसे लागू करें तो एक पृथक बात भी निकलती है। मेरे लिए एक सफल कहानी वह है जो किसी एक छोर पर खड़ी हो, स्पष्ट, तयशुदा, निर्णित होकर लिखेगा तो संभवतः बेहतरीन कहानी रचे जाने की उम्मीद क्षरित होगी। कहानी का सत्य स्पष्ट, मुखर, वाचाल और निश्चित नहीं होता है। सत्य सक्रिय रहता है। कहानी की सुंदरता मंजिल पर या किनारे पहुंचकर ध्वज फहराने के रोमांच में नहीं, बल्कि गहराती और उमड़ती हुई नदी की जल राशि में तैरने अथवा चप्पू चलाने में निहित रहती है। मुझे ऐसी ही कहानियां प्रिय हैं, इसीलिए मैं अपने पहले कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता की कहानियों को प्यार नहीं कर पाता, जबकि सामाजिक मान्यता है कि इंसान का पहला प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो जाता है। कहना चाहता हूं कि एक किस्सागो जीवन साधारण जिंदगी की कसौटियों से बगावत करके ही सिद्ध बनता है। मसलन वफा अभिव्यक्ति की दुनिया में अपने रचनात्मक औजारों, आजमाए गए मुहावरों, कथानक शैलियों आदि के साथ बेमुरब्बत होना पड़ता है। इन्हें त्याग कर नए को आविष्कृत करता है। पुनर्नवता का मुख्य आधार है। इस धरातल पर ठहरकर सोचने लगता है, इस धरातल पर ठहरकर सोचने लगता है कि किसी कहानीकार के लिए उसकी किसी कहानी का प्रिय होना समय सापेक्ष है, क्योंकि समयांतर में जब उसके सृजन संबंधी विचार परिवर्तित हो जाते हैं, जो कहानी कभी प्रिय थी, शायद यही वजह है कि पहले कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता की पिंजड़े में खुशबू, सोने का चाकू, बादल छंटने से धूप तक कहानियां मुझे अपने, अब मैं उन्हें याद भी नहीं करता। ऐसी दास्तान दूसरे कहानी संग्रह मुक्ति की कुछ कहानियों की भी है। अतः ये वही है जो समय के लंबे अंतराल के बाद भी हमारी चेतना और आत्मा पर अपने असर के साथ उपस्थित रहता है। लगभग एक लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी है, पिछली कहानी लिखे हुए भी 4 साल से ज्यादा हुए। तो ऐसे में मुझे थोड़ा कोई घोषणा बगैर सबूतों और विश्वसनीय मीमांसा के नहीं की जा सकती।
कहानीकार को महज प्रिय कहानियों के उसे सब प्रमाण बताना होगा कि वे उसको क्यों प्रिय है। और इसके बाद फिर वे एक एक कर अपनी बात रखते हैं। लंबी भूमिका है कि उन्हें चिट्ठी कहानी क्यों प्रिय है, एक एक करके वे सारी बात इसमें लिखते हैं। और कुछ अन्य कहानियों की भी वे बात करते हैं, जिनमें अगली शताब्दी, रिहर्सल, बायोडाटा, शापग्रस्त, जलडमरू मध्य आदि की वे चर्चा करते हैं। इस तरह से मित्रों, हम देखते हैं कि वे अलग अलग अवसरों पर जब भी उन्हें उनकी कहानियों के बाबत उनसे कुछ पूछा गया, तब वे संकोच बगैर किसी इमेज की चिंता किए अपनी बात रखते हैं। स्वयं अपनी ही रची कई कहानियों को कमजोर बतला देते हैं, कईयों को छांट भी देते हैं। यह एक ऐसी लेखकीय ईमानदारी है जो हमें अखिलेश के यहाँ खास तौर से दिखती है और जो उनके कथाकार को विशिष्ट बनाती है। तो आज की कड़ी यहीं तक। एक बार पुनः मनोज कुमार पांडे जी को धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला और अपनी बात यहाँ पर रखी। आप सभी मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उषा किरण खान जी, शिशिर सिंह जी, चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, भागचंद गुजर जी, बलवंत कौर जी और तमाम लोग किसी और कड़ी में फिर मिलते हैं। यह एक आग कल और परसों 2 दिनों तक